आचार्य रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर एवं कमीशन एजेंट, संचालक केशव कुमार। संपर्क करें 9301510110। हमारा पता शॉप नंबर 1 दामखेड़ा गणेश पेट्रोल पंप के पास, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मानसूर इकबाल और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर, दमोह जिले का एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। हॉकी खिलाड़ियों का आरोप, खेलने के लिए लिए जाते हैं पैसे। दमोह जिले में 5 करोड़ की लागत से निर्मित टर्फ मैदान, जहां खेल जगत के खिलाड़ी हॉकी जैसे प्रमुख खेल खेलते हैं और समूचे मध्य प्रदेश में अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, लेकिन दमोह जिले के हॉकी खिलाड़ियों ने खेल विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि खेल विभाग द्वारा टर्फ मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस करने के एवज में पैसों की मांग की जाती है। समस्या है आज हमारे यहाँ सभी हॉकी खिलाड़ी एस्ट्रो टर्फ में जो शुल्क 150 रुपये लिया जा रहा है, वो शुल्क ना लिया जाए। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने संपर्क किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो 150 रुपये शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया यदि कहीं शुल्क नहीं लगता तो दमोह में भी हम नहीं लगने देंगे और पूरे ग्राउंड में जो भी सुविधाएँ शासन द्वारा दी जाती हैं वो आप तक पहुँचाई जाएगी। क्या नाम है आपका? शेख अंसार। हॉकी खिलाड़ी आपसे मिलने आए, क्या उनकी समस्या है और क्या समाधान निकला उसका? आज दमोह में जो हॉकी टर्फ का मैदान बना है, उस पर जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं, तो खिलाड़ियों ने बताया कि 1 महीने पहले खेल अधिकारी जी के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह 150 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा, तब आपको खेलना यहाँ दिया जाएगा। उसकी शिकायत लेके और खेल अधिकारी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही आना होता है। जो इनको खेल की सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, उन सुविधाओं को इन तक नहीं पहुंचाया जाता है, इनको उन सुविधाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत लेकर ये लोग आए हुए हैं और निश्चित ही मुझे 4-5 दिन पहले एक वरिष्ठ खिलाड़ी के माध्यम से पता चला था, तो मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की थी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि मैं खेल अधिकारी से बात करके वो इनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। हालांकि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज ये लोग फिर से आए हैं, तो निश्चित ही मैं इनकी समस्याओं से खेल मंत्री और साथ में मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि दमोह की प्रतिभाओं का दमन ना हो। दमोह में जो प्रतिभाएं हैं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और अभी हाल ही में हमारे देश से महिला हॉकी टीम भी और पुरुष हॉकी टीम भी ओलंपिक में खेल रही है और खेल चुकी है। तो निश्चित ही हमारे युवाओं को भी दमोह में ऐसा मौका मिलना चाहिए। हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी के अथक प्रयासों से यहाँ एस्ट्रो टर्फ लगा है, तो निश्चित ही हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका यह विश्वास रहा है कि हमारे दमोह में अच्छी प्रतिभाएं हैं, उन्हें अवसर मिले। तो निश्चित ही मैं जो भी इनकी संभव मदद होगी उस मदद के लिए तैयार रहूंगा और मुख्यमंत्री से लेके जहां तक जो इनकी शिकायतों का निराकरण होगा, इनकी शिकायतों का निराकरण करवाऊंगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और तत्कालीन पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के प्रयासों से दमोह में एस्ट्रो टर्फ मैदान की सौगात तो मिली थी, लेकिन यह सौगात आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो मैदान के अंदर के जाने का रास्ता है, यहाँ पर ताला हमेशा ही लगा रहता है। जब यहाँ पर खिलाड़ियों ने खेलने की बात की, दमोह के जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनसे पैसों की मांग की गई, लेकिन जब खिलाड़ी को पैसे दिए जाएंगे, ताला लगेगा, दमोह में कौन ध्यानचंद निकलेगा, कौन सचिन तेंदुलकर बनेगा, यह दमोह की गर्द में है। देखना होगा कि आखिर ताला कब खुलेगा और खिलाड़ियों को खेलने का मौका कब मिलेगा। अपने सहयोगी संवाददाता हिमांशु रेकवार के साथ मोंटी रेकवार। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 20,000 के नामी भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है
पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी लंबे समय से जमीन की धोखाधड़ी कर जमीनों को फर्जी तरीके से लोगों को बेच रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए हमारी खास खबर। थाना खजराना में भूमाफिया से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध थे। उसमें दीपक मद्दा उर्फ दीपक जैन का भाई कमलेश जैन, जो कि मजदूर पंचायत में उपाध्यक्ष रहा है और उसने उपाध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में कई सारी जो गड़बड़ियाँ की थी, उसके संबंध में उसको आरोपी बनाया गया था। SIT जो इस संबंध में बनाई गई थी आरोपी को पकड़ने के लिए, उनके द्वारा कल कमलेश जैन को गिरफ्तार किया गया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। कमलेश जैन जब से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था तब से फरार था। कई जगह उसने जो है फरारी काटी थी अपनी। चित्तौड़गढ़, राजस्थान, गुजरात भी गया था, ये कई स्थानों पर गया था। तो अभी चित्तौड़गढ़ होते हुए कुछ समय से ये इंदौर में रह रहा था और इसने ऐसा वेश बना लिया था कि ये पहचान नहीं आ रहा था। इसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, तो लगभग पिछले 1 महीने से ये इंदौर में ही रह रहा था और गोपनीय तरीके से रह रहा था। तो कल इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इंदौर में ये अपने परिवार के साथ रह रहा था और जो उसका मूल घर था वो छोड़कर एक आउटर सिटी में इसने एक घर किराए से लिया हुआ था, वहाँ पर ये रहकर फरारी काट रहा था। अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि दीपक कहाँ इसके संपर्क में है अथवा नहीं, और बाकी अन्य जानकारी भी अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। इसकी भूमिका मजदूर पंचायत में यह उपाध्यक्ष के तौर पर रहा है और जो ज़मीनों की हेराफेरी हुई है इसके हस्ताक्षर से हुई है और इसने उसका कुछ फ़ायदा भी इसको हुआ है, आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त किया है इसने। तो और भी अन्य जगह पर इसकी भूमिका है, इस संबंध में हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। कमलेश जैन के विरुद्ध इसके पूर्व कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। पहली बार इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। पहले कोई प्रकरण नहीं ना पहले नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र के दौरान सदन में कौन कौन से मुद्दे रखे जाने हैं और किन किन विधेयक पर चर्चा होनी है, इसे लेकर विश्व अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित विपक्षी दल के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान CM शिवराज, नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह सहित सभी ने सामंजस्य बैठाकर सदन चलने की बात रखी। देखिए हमारी खास खबर। सर्वदलीय बैठक तो इसलिए बुलाई जाती कि सारे दलों के साथ बैठ करके विधानसभा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले और यह तमाम विषय आम लोगों के प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर मिले, सरकार भी जवाबदेही के साथ काम करे, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। किताब का नियोजन संधि जो शब्द आते हैं उनको हमने चिन्हित करके किताब पुस्तिका के रूप में करके विधायकों के सामने जाएगी, आपके सामने भी जाएगी। विधानसभा को कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन होगा। कल से आप लोग भी कृपया वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आइएगा। नो वैक्सीन। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। विधानसभा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले
और यह तमाम विषय आमे लोगों के प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर मिले, सरकार भी जवाबदेही के साथ काम करे, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। किताब का विमोचन समिति जो शब्द आते हैं उनको हमने चिन्हित करके किताब पुस्तिका के रूप में करके विधायकों के सामने जाएगी, आपके सामने भी जाएगी। किस तरह की तैयारी विधानसभा को कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन होगा। कल से आप लोग भी कृपया वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आइएगा। नो वैक्सीन नो एंट्री। माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष सहित हम सभी दोनों मिला के लोग उपस्थित थे। सदन सारगर्भित रूप से चलाने पर सहमति बनी है। कल कार्य मंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात होगी। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि स्थगन होगा या 139 में चर्चा होगी। अध्यक्ष जी के साथ कार्यक्रम में रहना, तो 1 मिनट में मैं बात खत्म करूंगा। हमने टास्क फोर्स का गठन किया है राहत और पुनर्वास के कामों के लिए। कल टास्क फोर्स की पहली बैठक संपन्न हुई है। युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण के काम अधोसंरचना के होंगे। जनता को संपूर्ण राहत दी जाएगी। आज मैं जनता के नाम एक संदेश भी दूंगा जिसमें हम क्या क्या करेंगे उसका विवरण होगा। श्योपुर के प्रशासन को मैंने बदला है। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ और वहां तेज गति से काम करने की जरूरत थी, इसलिए नई टीम भेजी है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें ये विषय लिए जाते हैं। कितना कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कितना समय होगा, ये कल तय होगा। हमारे यहाँ शब्दों को पर रोक लग सकती है। जा रहे हैं पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तो 54 से विधानसभाओं के उन शब्दों को निकाला जिनको आसंदी से विलोपित किया गया, उनको निकाल 1954 से विंध्य प्रदेश की विधानसभा थी, नागपुर की विधानसभा थी, वहां से उनको निकाल करके तब 21 तक ला करके जोड़ा उसको। कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चलेगा। और ऐसा लगता है कि ये शब्द जो किसी ने हमको कह दिया वो मुझे बुरा लगा, छटपटाहट हुई हमें, तो उन शब्दों का प्रयोग विधानसभा में मुझे नहीं करना, ऐसा तय कर लेना चाहिए। यानी कितने तरीके साहित्य में वो शब्द भरे पड़े हैं जिनको व्यंग्य के श्रेणी में रह करके उससे तीखी बात हम कर सकते हैं जो इन शब्दों से कहना चाहते हैं। बहुत सारे शब्द अरे बेच भी तो ना वो आ जाए सबको ले लेना। 226 पर हुआ है मनुचौर, इसको लाए हैं इधर, इसको तो दिया तो इधर ससुदे चले गए जहाँ बाग लीजिए। हाँ आस्था का उमड़ा जनसैलाब। एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार, एसडीएम चंदन सिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंड्रे ने व्यवस्थाओं की संभाली कमान। कोविड-19 के नियमों की खुलकर उड़ाई जा रही धज्जियां। तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहा है प्रशासन। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में हरियाली अमावस्या और श्रावण मास के तीसरे सोमवार के मद्देनजर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जोड़ के हाँ तो जोड़ दिया आकर बैठ जाओ।
पर पार्किंग व्यवस्था और मुख्य मंदिर की व्यवस्था जिसमें डाइवर्शन किया गया है ताकि मंदिर के प्रांगण में कम से कम भीड़ रहे, और घाट व्यवस्था जिसमें चक्रतीर्थ घाट और कोटितीर्थ घाट वहाँ पर नावों का संचालन बंद किया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चालू है। आज जैसा कि तीसरा श्रावण का रविवार है और आज हरियाली अमावस्या है, पिछले 2 रविवार और सोमवार में जो व्यवस्थाएं थी उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया। झूला पुल से वहाँ से सीधा ऊपर होते हुए और शनि मंदिर से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमको टाइम मिल रहा है, दर्शन करने में पर्याप्त वहाँ से समय मिल रहा है। इसी प्रकार पुराने पुल से भी हम लोगों ने सिर्फ जीप जैक से आने की अनुमति दी गई, बाकी सीढ़ियों से आने पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसी के साथ हम लोगों ने चक्रतीर्थ घाट और कोटितीर्थ घाट पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ये फायदा है कि मात्र 2 पुल से ही लोग आ जा सकते हैं, बाकी जगह से आने जाने पर पूरा प्रतिबंध। छुट्टी श्रावण सोमवार के हिसाब से ये छुट्टी श्रावण सोमवार है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और पब्लिक को इस ढंग से रोटेट किया गया है जिससे कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और प्रॉपर हमारा जो लाइन है वो चलती रहे। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के भोजपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सावन सोमवार के आज तीसरे सोमवार के दिन श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन करने के बाद भक्त मांग कर रहे हैं अपनी मनोकामना का। कहा जाता है कि इस मंदिर में बाबा से भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। वहीं दूर दराज के साथ विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। देखिए हमारी खास खबर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ते जाए फटाफट। सुनील इधर क्या नाम है सर आपका? मेरा ओम प्रकाश मालविया। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं और शिवलिंग के दर्शन करने? मैं भोपाल से बाग से मनिया वैष्णो परिसर कॉलोनी से आया हूँ और मैं करीब 40-45 साल से मंदिर में दर्शन करने आता रहता हूँ और मेरी हर मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे ही भोलेनाथ से हमारी अपेक्षा है, आकांक्षा है और हमेशा आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। और जिन जिन सज्जनों को भी अगर यहाँ आना है तो वो आ सकता है और भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकता है। उनकी हर मनोकामना पूरी करे भोलेनाथ। हर हर महादेव। क्या नाम है सर? मैं हरिओम तिवारी भोपाल से आया हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ पे पिछले मैं 15 सालों से आ रहा हूँ। और इस मंदिर के बारे में खासियत ये है कि ये एक ही रात में ये मंदिर बना हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है और पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी भीड़ यहाँ पे होती है। महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ रहती है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। तो सावन में तो सोमवार को आते ही आते हैं, उसके बाद महाशिवरात्रि को हमेशा से आते रहते हैं पिछले 15 सालों से कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? जी मोनी तिवारी। कहाँ से आए हैं और क्या मंदिर के दर्शन करने से क्या लाभ मिला? हम भोपाल से आए हैं फैमिली के साथ। ये भोजपुर मंदिर है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर का, हमेशा आना जाना लगा रहता है हमारा। और सावन में विशेष तौर से यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ मतलब जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे।
इसलिए सब लोग यहाँ पे ज़्यादा विशेष तौर से आते हैं। सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आपकी मन्नत पूरी हुई? जी बिल्कुल। आज सावन का सोमवार है तीसरा, और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। क्या है इस भोजपुर मंदिर की विशेषता और क्या है इसका इतिहास? देखिए, इसका इतिहास ये है कि आर्कियोलॉजिकल तो इसको कहता है भोज परमार काल का, और वो भी कहता है जनश्रुति के आधार पर, लेकिन हमारे पूर्वज लोग जो बताते थे उस हिसाब से ये महाभारत काल का है, द्वापर युग का, और पांडवों द्वारा इसको निर्मित किया गया है और माता कुंती ने इनकी पूजा की है। तो माता कुंती की पूजा के लिए इसको बनाया गया था और मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था। इसको बाद में औरंगजेब ने तोड़ा है। उस चीज़ को छुपाने के लिए कहा जाता है कि अनकम्प्लीट और अधूरा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लेख हैं कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट होकर शिखर और डोम नहीं बनता तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर ये अनकम्प्लीट और अधूरा मंदिर होता तो इसमें शिवालय स्थापित नहीं होते। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ बताया, खंडित देवता की हम पूजा मान नहीं करते, तो इसमें टोटल मूर्तियाँ खंडित हैं और टूटी फूटी हैं। अगर ये अधूरा होता तो इसमें टूटी फूटी मूर्तियाँ नहीं होती। और ये शिवालय जो है ये 21.5 फुट लंबे हैं, 7.5 फुट जलाधारी के ऊपर हैं, 14 फुट जलाधारी के अंदर हैं, 20 बाई 20 फुट की जलाधारी है इसकी। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आज हम आप भी शिवालय स्थापित करें तो कितनी बड़े से बड़ा शिवालय हो, हृदय से ऊपर हाइट नहीं होना चाहिए। जब हम अभिषेक करें तो धार बीच सेंटर पे गिरे, वो जल हमको क्या नाम दृष्टिगोचर हो, नवन हो के हम जल चढ़ाएं। तो माता कुंती की हाइट के हिसाब से इनकी स्थापना है। माता कुंती की हाइट 25 फुट लंबी थी, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय। माता कुंती नीचे से ही खड़ो के शिवालय ऊपर जल चढ़ाती थी, क्योंकि जलाधारी पे चढ़ के पूजा की नहीं जाती। जलाधारी वो माँ का रूप है, वो पिता है, वो योनि है, वो लिंग है, इसलिए दोनों पूजनीय होते हैं। तो जो भी पूजा होती है वो नीचे से जमीन पर खड़ो के शिवालय का जल अभिषेक होता है। सुना है यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल, हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त अपने मतलब अंतर आत्मा से यहाँ भोलेनाथ के यहाँ प्रार्थना करते हैं तो उनको हर चीज़ की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, बच्चे होते हैं, बाकी दुख दर्द भी दूर होते हैं। क्या नाम है? यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और काफ़ी लोग दूर दूर के बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र पवनगिरी। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे विधानसभा। तीर कमान और पीले कुर्ते धोती में पहुंचे विधानसभा। विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होने का विरोध। आज सत्र में नहीं होंगे शामिल, गांधी प्रतिमा के नीचे करेंगे विरोध। भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं ओमकार सिंह मरकाम। देखिए हमारी खास खबर। बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करना होगी। घोषित करो, घोषित करो। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करना होगी। घोषित करो, घोषित करो। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो। कितने क्या आ रहा है? एक बार थोड़ा सा आ जाएगा ना? थोड़ा सा बजा दो, कुछ नहीं अभी। आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा नगर की कृषि उपज मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कृषि उपज मंडी से भव्य रैली निकाली जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कृषि उपज मंडी में जाकर समापन हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम खापरखेड़ा से आए बच्चों की टोली ने अपने डांस का प्रदर्शन किया। साथ ही घोड़ी नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य, गेड़ी नृत्य, ढोल बाजे के साथ आदिवासी महिलाओं ने भी नृत्य किया। वहीं कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत हुए साथियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देखिए हमारी खास खबर। कृपया कर यहाँ ये बिछाद बिछी हुई यहाँ पर बैठे और जो सामने जो वाहन खड़े हुए हैं बाहर सामने की तरफ
उन्हें साइड में कर लें। कृपया वहाँ से हटा लें, उन्हें कहीं साइड कर लें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक मंडली यहाँ पर पधार चुकी है। उनको आने में काफ़ी अड़चन होगी, इसलिए तत्काल वहाँ जिनके वाहन खड़े हुए हैं कहीं एक साइड कर लें उनको। सभी साथी लोग अशोकनगर का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी सांसद केपी यादव, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री और अशोकनगर के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, विधायक जयसपाल सिंह जज्जी के साथ बैठकर बाढ़ से हुए नुकसान का चर्चा की और किस प्रकार लोगों को राहत दी जाए इस पर भी दिशा निर्देश दिए। देखिए हमारी खास खबर। उसकी चिंता आपको करनी चाहिए, पर अगर जहाँ 250 का लेवल हो और आप 240 पे, पर वो रेड या भगवे रंग के जोन में जहाँ अतिवर्षा होने वाली है, वहाँ आप लोगों को सतर्क होना होगा। एक मिनट ये रोक लें बहुत बुरी तरह से प्रभावित पूरा बेल्ट जो राजस्थान से लगा हुआ बहुत बुरी तरह से प्रभावित। शुरुआत में श्योपुर और शिवपुरी में हुई, और उसके बाद गुना में शुरुआत हुई। गुना का जो प्रभाव था तो अशोकनगर में भी दिखने लगा और अशोकनगर से नीचे भी जाने लगा। देखिए शायद पिछले 50 साल वर्षों में ये स्थिति हमारे संभाग में हमारे संभाग में इस बार पहले हम कोरोना से कोरोना की लड़ाई हमारे जनता का समर्थन, प्रशासन की मेहनत, हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत, राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त नेतृत्व के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उस लड़ाई में काफ़ी कुछ हद तक सफलता हमें प्राप्त हुई। हमारे सामने एक चुनौती थी और वो टीकाकरण की चुनौती थी। आज उस लड़ाई में भी हम लोग अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं और अनुमान है कि सितंबर के माह से करीब 30 करोड़ वैक्सीन प्रति माह देश में उपलब्ध हो सकेंगे। इसका मतलब कि 80 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन हम लोग हर साल हर दिन देश में हम लोग लगा पाएंगे। और जो हमारी लक्ष्य की पूर्ति थी कि 18 वर्ष के आयु से ऊपर लोगों को वैक्सीन हम लोग लगाएं, जनवरी के माह तक इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए
सरकारें, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, मेरे मीडिया के भाई बंधु और जनता, हम सबको एक साथ होकर कार्य करना होगा। उसी के साथ जो पिछले एक हफ्ते में आज मौसम थोड़ा सा थमा है, लेकिन इससे हमें आनंद नहीं लेना है। मैंने आज निर्देशित किया है जिला प्रशासन को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कि इस युद्ध को 3 भाग में हमें बांटना है। जो अशोकनगर में नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष पूरे साल में 477 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, आज तक मतलब 8 अगस्त तक 803 मिलीमीटर वर्षा हुई, मतलब 160% ज़्यादा वर्षा हुई। और नुकसान जो हुआ है, जनहानि में हमारे 2 परिवार के सदस्यों की जान गई है। पशु हानि में 15-20 पशुओं का आकलन हुआ है, लेकिन नंबर ज़्यादा भी बढ़ेगा। मकान क्षति में 555 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और फसल की क्षति जरूर हुई है, लेकिन सर्वे का कार्य तभी संभव हो पाएगा जब मौसम खुल के पानी का लेवल नीचे आए। तो मैंने निर्देशित किया है कि 3 भाग में हमें हमारी उदाहरण के तौर पे अगर कोई बांध 250 मीटर का लेवल उसका हो और अगर 245 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 5 मीटर की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन अगर मौसम के आकलन में वो रेड लेवल में आ रहा है तो प्रशासनिक आमला को ध्यान वहाँ ज़्यादा देना चाहिए। तो ये डैशबोर्ड मैंने कल रात को ग्वालियर में 12 बजे रात को मैंने बैठक ली, 1.5 घंटे की बैठक थी, 1.5 बजे रात को समाप्त हुई और मैंने ग्वालियर में कमिश्नर साहब को कहा था, प्रशासन को कहा था कि ये डैशबोर्ड बनना चाहिए, ये मैपिंग का, तालाबों का, बांधों का और अगले 48 घंटे मौसम का अनुमान का। और आज सुबह 8 बजे हम लोग ने मीटिंग ली है, ग्वालियर की मैपिंग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ भी प्रशासन को कहा है कि ये मैपिंग जल्द करके 8 जिलों का एक संयुक्त मैपिंग करके उसका अनुमान लगाकर उसको ग्वालियर हेडक्वार्टर से, कंट्रोल रूम से हमको वॉच करना। तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है कि जो व्यक्तिगत क्षति हुई, उस व्यक्तिगत क्षति की भरपाई करने के लिए हमारी रणनीति तैयार होनी चाहिए। पहले आकलन हो, कितने लोग बेघर हों, कितने लोगों को हम लोगों को अन्न और खान पहुंचाने का है, एक एक करके उन सभी चीज़ों का आकलन होना चाहिए और डैशबोर्ड पर डालकर किस तरीके से उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसी के साथ साथ उसी डैशबोर्ड पर हम लोगों को मैंने कहा है कि स्वास्थ्य के कैंप्स भी आयोजित होने चाहिए। जो हम अनुमान लगाएं कि अगर 30 गांव प्रभावित हुए, 40 गांव प्रभावित हुए, तो वहां आज से हेल्थ कैंप्स लगना शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद पहली कठिनाई जो आती है वो महामारी की कठिनाई आती है। तो उसे हमें जड़ पे ही रोकना होगा। तो हम इंतज़ार न करें जब केसेस और रिपोर्ट्स आए बीमारी के, उन 40 गांव या 50 गांव में प्रशासनिक स्वास्थ्य का अमला जाए और हेल्थ कैंप वहाँ ऑर्गेनाइज करें। और हेल्थ के साथ 2 और मुख्य बात इस दूसरी डैशबोर्ड में, पहला घरों का नुकसान और घरों में वापस लोगों को स्थापित करना, खान पान अन्न का इंतज़ाम, स्वास्थ्य का इंतज़ाम, बिजली की व्यवस्था भी जिन गांव में कट गई है वहां पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से एक बार। ज्योतिर्लिंगों में से एक मां नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है। ओंकार व अमलेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग का एक प्रतिरूप शाजापुर जिला मुख्यालय पर भी स्थित है। यहाँ पर वैसे तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन श्रावण में यहाँ की छठा ही अलग होती है। दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही मंदिर में महादेव की जय जयकार गूंजती है। देखिए हमारी खास खबर।
एक मिनट में आया हूँ। क्या था? दस 1500 साल पुराना है और कितनी पीढ़ियाँ पे सेवा की थी। नदी को गई है।